हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स में हम मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ों पे इस पे जो है बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में है कि अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन डूइंग। एक सिंपल सी जो मशीन होती है वो कैसे इंडिविजुअल को हेल्प करती है। तो देखिए क्या करती है, सिंपल जो मशीन होती है वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क को लेसर फोर्स के साथ कर देती है। ज़्यादा हमें ताकत नहीं लगानी पड़ती, बल का यूज़ हमें कम करना पड़ता है और उतना ही काम जो है लेसर फोर्स से कर देती है, टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो ये करता है जो है एक सिंपल मशीन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। ठीक है, तो क्या होगा, बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर तेजी से इनहेल कर रहा है तो जिस पे खड़ा है उस मशीन की रीडिंग जो है इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के प्रिंसिपल को जानने के लिए हमें दो तरीके के फोर्सेस को समझना होगा। पहला तो है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी आंसर में मत जाइए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, पिटल की बात कर रही हूँ मैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है किसी सर्कुलर पाथ में। ठीक है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है हमेशा। ठीक है, अब क्या होता है कि एक नेचुरल तरीके से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है उस ऑब्जेक्ट पे जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और वो जो फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। वो फोर्स जो लगता है उस ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ उसको धक्का देता है उस ऑब्जेक्ट को, उसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ, पिटल मतलब सेंट्री मतलब सेंटर और पिटल मतलब सेंटर की तरफ। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अप्लाई होता है उस पर। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी बॉडी है, कोई बॉडी है तो उसका अगर मास m है, मतलब मान लीजिए कि एक बॉडी है जो आपका सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, उसका मास है m। ठीक है, उसका जो रेडियस है जो आपका सर्किल का वो r है, तो और उसका जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड है वो v है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, ये नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल क्या होता है वो जानना है। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो जो वस्तु होती है उसके ऊपर एक नेचुरल फोर्स लगता है जो सेंटर के केंद्र की तरफ लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स अब हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, एंड अप्लाइंग, अगर हम न्यूटन का लॉ, हम अगर लॉ ऑफ मोशन हम अप्लाई करें तो क्या होता है, वी हैव टू कंसीडर सम फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी असाइंड टू एनी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग। ठीक है, आप देखिए मेन क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो सीडो फोर्स होता है। सीडो मतलब होता है झूठा। ठीक है, सीडो फोर्स होता है, और या इसको इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो फोर्स लगता है उसको स्यूडो या फिर इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्यूडो फोर्स होता है, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल सी बात है कि सेंट्रीपिटल में केंद्र की तरफ फोर्स लगता है, या तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स से जो है अपोजिट होगा, उतना ही अपोजिट होगा। इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। उतना ही फोर्स जितना कि सेंटर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स वो बाहर की तरफ लगाता है, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वो बाहर की तरफ लगाता है। अपोजिट होगा वो सेंटर की तरफ लगाएगा और वो सेंटर के बाहर लगाएगा। तो सेंट्रीपिटल में सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल में सेंटर से बाहर। ठीक है, अब इस पे कुछ मशीन्स है जो काम करते हैं, जैसे क्रीम सेपरेटर, देखा होगा क्रीम सेपरेटर, जो आप जो है उसको, या फिर जो है घर में ही कोई मथनी होती है, आप उससे मथते हैं दही वगैरह, छाछ वगैरह, देखा होगा। तो जो बहाव होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ फेंकता है दही को। ठीक है, बाहर की तरफ फेंकता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। ये सीडो फोर्स होता है, जान लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका जो मशीन हो सकता है वो है हाँ, देखिए ये जो आपका है, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें देखिए वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है, तो वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसको हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी कंफ्यूज एज द रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बिकॉज फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पिटल फोर्स है तो जितना सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगेशन में उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये सीडो फोर्स होता है, और ये क्या होता है,
ये जो है इंटरनल फोर्स भी इसको कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब समझ गए, ये वॉशिंग मशीन में जो काम होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन में कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, तो ये आपका है सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी देखा था हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है हमारे ऑप्शन में क्या, अब देखिए आपको वेक्टर स्केलर क्वांटिटी जाननी पड़ेगी। पहले आपको मोशन समझना होगा कि मोशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मोशन जो होता है उसके दो तरीके की जो है आपके मोशंस होते हैं, एक तो होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है। स्केलर में क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसका, ठीक है, परिमाण होता है। एंड ओनली एंड नो आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन जब नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण मतलब होता है कि मैंने बताया था कि आपको हम 3 किलोमीटर चले, ठीक है, परिमाण आपको पता है, मैग्नीट्यूड पता है, आप 3 किलोमीटर चले, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं पता है कि आप नॉर्थ चले, साउथ चले, कहाँ चले, नहीं पता, ये स्केलर हो गया आपका, ठीक है। जैसे अब याद रख लीजिएगा कौन कौन सी चीजें, जैसे मान लीजिए मास हो गया, मास है, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क है, टाइम है, पावर है, एनर्जी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी आपकी लगी लेकिन किस डायरेक्शन में लग रही है आपको नहीं पता है, ठीक है ना। ऐसे ही टाइम है, इसमें कोई डायरेक्शन पता है, नहीं पता है। मास में पता है, स्पीड में, वॉल्यूम में, वर्क में, टाइम में, पावर एंड एनर्जी, ये सारी जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ, मैं आपको सारा बता रही हूँ, एग्जाम में कहीं से भी कोई पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, मास, स्पीड, वॉल्यूम, आपका वर्क, पावर, टाइम, एनर्जी, सारा कुछ जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। अब वेक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए वेक्टर क्या होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी होता है विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है। एंड ओबे, आप देखिए इसमें क्या है, ट्रायंगल लॉ आर कॉल्ड एज द वेक्टर। आपको ट्रायंगल लॉ नहीं समझना, आप बस इतना समझिएगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका जो है क्या होता है, ये इसमें डायरेक्शन भी होता है, ये वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर में डायरेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके ऑप्शन एग्जांपल्स क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को कितनी दूर और किस दिशा में हम धक्का दे रहे हैं, डिस्प्लेस उसका कितना हो रहा है, वो कितना दूर तक मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इवन फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम और क्या है, टॉर्क, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपकी फोर्स हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। अच्छा, नॉट है, इज नॉट, अगर नॉट पूछ रहा है तो फोर्स नहीं होगी, नॉट पूछेगा तो वॉल्यूम हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स सारा दिया है, तो ये सारे जो है वेक्टर क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी जो है आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम जो हमने देखा था अभी कि मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, ये होती हैं स्केलर। तो स्केलर यहाँ पे पूछ रहा है तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों चीजें होती हैं। स्केलर में जो है क्या होता है, सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी नहीं होती, आपका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है और वेलोसिटी और फोर्स, ये तीनों जो है एग्जाम्पल है वेक्टर की, और जो है बाकी जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है, स्केलर है, ठीक है। वॉल्यूम है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का पता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कौन आपको बताना है, टाइम है, स्पीड है, ठीक है, टाइम, स्पीड, और ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर है, बाकी डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वो सारी चीजें आपकी स्केलर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर जिसमें दिशा का भी पता हो, मैग्नीट्यूड के साथ दिशा भी हो। तो वेक्टर कौन सा है, मोमेंटम, प्रेशर, वर्क और एनर्जी। तो मोमेंटम जो है आपका वेक्टर हो गया, बाकी प्रेशर, एनर्जी और वर्क जो है वो स्केलर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर स्केलर हो गया, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। कौन सा जो है विच फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये है मास, ठीक है, मास है। देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। तो m जो है क्या होता है, m इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का अगर निकालेंगे तो मोमेंटम बाई वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना, मोमेंटम बाई वेलोसिटी हो जाएगा। तो पूछा क्या है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो, मतलब हम जो है अंश बटे हर में कर सकते हो जिसको, ठीक है ना, हम अंश बटे हर में जिसको रिप्रेजेंट करें, तो रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मास को हम कर सकते हैं, इसको याद रख लीजिएगा, मास को हम, अच्छा क्वेश्चन था ये, बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में अच्छा साइंस पूछ लेता है। तो मोमेंटम, अच्छा साइंस मतलब क्या है कि जो लोग नॉन जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन लगेगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, याद रख लीजिएगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम बाई वेलोसिटी, और वही रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो कौन सा होगा, तो मास होगा। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट है, फोर्स मास एंड वेलोसिटी का है, ठीक है, मास एंड एक्सेलरेशन का है, मास एंड वेट वेलोसिटी का है, ठीक है, वेट एंड वेलोसिटी का है, वेट एंड एक्सेलरेशन का। तो जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन या m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बचपन से ही, F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, m क्या होता है, मास होता है, और ए होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स, a force can use an object with mass to change its velocity, ठीक है। एक किसी जो है वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स, a force can cause an object with mass to change its velocity, उसकी वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, which includes start moving from a state of rest, ठीक है। फोर्स लगा के तो कोई चीज़, जैसे जो चीज़ पड़ी हुई है, जड़त्व का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है तो पड़ी ही है जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी को दूर भेजना चाह रहे हैं, मूव कराना चाह रहे हैं, तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है, अब एक बार समझ लीजिए इसको। देखिए अब देखिए, अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। आधे घंटे में कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर तक मूव कर रहा है, वो आपका डिस्टेंस हो गया, कितना दूर तक मूव कर पा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई एन बॉडी इन एन डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने डिस्टेंस में देखा तो हमने इसको डायरेक्शन नहीं देखा, हमने देखा कि किसी टाइम में कितना कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर तक जा रहा है, वो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और आपका जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बोथ, दोनों ही जो है यूनिट होती है मीटर की, दोनों की यूनिट होती है मीटर, यानी कि दोनों को हम मीटर में नाप सकते हैं कि कितना दूर गया होगा वो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वेयर एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जब मूव नहीं होगा तो डिस्टेंस ही कहाँ हुआ, है ना, जब मूव नहीं हुआ तो डिस्टेंस कहाँ हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, निगेटिव और जीरो नहीं होगा। इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब ये छोड़ दीजिए, आपका स्पीड क्या है, स्पीड के बारे में देख लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज स्पीड, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना जो है मूव कर, तो यानी कि स्पीड बराबर एस इक्वल टू डी बाई टी होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। एस इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होती है, ये भी स्केलर होती है, ठीक है, स्केलर होती है। स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। वेलोसिटी के बारे में अगर देख लें तो वेलोसिटी क्या होती है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट इज, जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, उसको इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिट इंटरवल टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, हमने वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट तो हमने देखा, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, लेकिन इसको टाइम के साथ हमने जोड़ दिया कि कोई चीज़ कितना दूर जा रही है, डायरेक्शन भी पता है, दूरी भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, लेकिन कितने सेकेंड में वहाँ पे पहुँच रही है, कितने मिनट में पहुँच रही है, वो आपकी वेलोसिटी हो जाती है। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी चीज़ की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
ठीक है। वेलोसिटी बराबर क्या आता था, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, लेकिन एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये जो है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब सर्कुलर मोशन, एंगुलर जो है, ये चीज़ें अभी आएंगी तो हम इसको हम नोट कर लेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी हमको जानना ज़रूरी है, वो भी अभी हम कवर करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था कि इफ़ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है, आर इक्वल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर इफ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग हाँ, देखिए इसमें क्या है, इफ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आर इक्वल, then the length of the edge of the cube in terms of unit measurement will be। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम हमें जानना जरूरी है। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम नहीं याद रहेगा तो ये हम कर नहीं पाएंगे। तो इसका होता है L टू द पावर 3, ये L क्यूब बोलते हैं। ठीक है, L क्यूब। तो इसमें क्या होता है, सरफेस जो है 6L स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर सरफेस क्यूब का देखें तो 6L स्क्वायर होता है, और अगर हम देखें तो दोनों ही जो है वॉल्यूम और सरफेस इक्वल है, तो L क्यूब 6L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और L बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, L बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम निकाल लेंगे इसको, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी का कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एंड एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन रिफर्स द रिड्यूसिंग ऑफ एनर्जी कंजम्पशन थ्रू द यूजिंग लेस ऑफ एनर्जी सर्विसेज। ठीक है, The law means the energy can neither be created nor be destroyed। एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसका हम अंत कर सकते हैं, उसको हम खत्म भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसको, एनर्जी को। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। देखिए एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी काम हम किसी, एनर्जी मतलब क्या होता है, आपके पास ताकत होती है तभी तो आप काम करते हैं, तो ये कैपेसिटी है किसी काम को करने की, कैपेसिटी एनर्जी होती है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी में हमें दिशा थोड़ा ना पता होती है, तो ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है। एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द वर्क डन, इट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द वर्क डन ऑन, कोई काम हम करने की कैपेबिलिटी जितनी एनर्जी लगा के करते हैं उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, उस चीज़ की मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी भी दो तरीके की होती है, एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल से ही पोजीशन समझ लीजिएगा, कोई चीज़ किस पोजीशन में है उसकी वजह से जो कैपेसिटी उसकी डेवलप हो रही है किसी काम को करने की, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। मतलब पोजीशन की वजह से कैपेसिटी डेवलप हुई, जैसे एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड और कंप्रेस स्प्रिंग। ठीक है, अब अगर स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है, उसको खींच दिया है मैंने, उसके में क्या एनर्जी होगी, कैसे काम कर पाएगा, या फिर कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग को मैंने दबा दिया है, तो दोनों ही स्थिति में वो किस तरीके से काम कर सकती है, वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन एट अ हाइट, किस हाइट पे, अब वाटर की कितने फ्लो से गिरेगा, अगर वाटर हम 1 मीटर से गिरा रहे हैं तो बहुत उसका फ्लो रहेगा नहीं, उसमें उतनी एनर्जी रहेगी नहीं। इसके पोजीशन की वजह से, इसके हाइट की पोजीशन की वजह से जो है वाटर की एनर्जी जनरेट हो पा रही है। अगर हम बहुत हाइट पे कहीं पहाड़ से, झरने से पानी गिर रहा है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इन अ वॉच। स्प्रिंग का जो है वॉच में किस तरीके से उसको फिक्स किया गया, तो उसकी एनर्जी कैसे हो, क्या होगी, ये जो है बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज mgh। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो क्या होती है, mgh होती है, जहाँ पे m क्या होगा, आपका मास होगा, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h होता है हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस। क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से होते, सारे पोजीशन हमें लेने पड़ेंगे, तो mgh हो जाता है। आप ये नहीं जानेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है एवरी
जो एनर्जी होता है, एनर्जी प्रोसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक, मतलब होता है मोशन, ठीक है। काइनेटिक मतलब होता है, काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं तो काइनेटिक मतलब होता है मोशन। तो अब किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी, अभी हमने क्या बताया, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मास, ठीक है, m है, ठीक है, और वो v स्पीड से मूव कर रहा है, मोशन की वजह से हो रहा है तो मूवमेंट लेना पड़ेगा, v स्पीड से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, हाफ mv² हो जाती है, ठीक है, हाफ mv² हो जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब हम आ गए हैं, क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना था तो हमें एनर्जी के बारे में दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी होती है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है कि किसी जो है बॉडी में काम करने की कितनी कैपेसिटी होती है, काम कैसे कर पाता है, वो मैकेनिकल होती है उसकी, ये पोटेंशियल और काइनेटिक में डिवाइडेड। तो पोटेंशियल मतलब होता है पोजीशन की वजह से जो एनर्जी निकल रही है, और काइनेटिक में होता है कि उसकी स्पीड की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी जो है वो जनरेट कर पा रहा है, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं। अब एनर्जी हमने कंप्लीट कर लिया, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब जो है पोटेंशियल एनर्जी अगर देख लें तो उसका mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ था कि एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो है हम अगर देखें तो उसका मतलब होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये आया कहाँ से, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो समझिए, देखिए एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो एनर्जी जा कहाँ से रही है और आ कहाँ से रही है, एनर्जी तो मिल रही है हमें, एनर्जी जो जा रही है हमारी वो कहाँ चली जा रही है एनर्जी, ठीक है। तो देखिए ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं उसको। जैसे हमने किसी चीज को बल लगा के धक्का देके आगे पहुंचा दिया, तो हमारी एनर्जी कहाँ चली गई, आखिर में एनर्जी कहीं तो गई होगी, और कहा गया कि एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। तो उसी धक्का लगाने में जिसकी डिस्प्लेसमेंट में जितनी जगह वो दूरी तय करता है, वहां पे एनर्जी हमने यूज किया अपना। तो एनर्जी क्या होता है, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक जो है फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अब देखिए, वेन एवर एनर्जी इज यूटिलाइज इन वन फॉर्म द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द अदर फॉर्म, ठीक है। जितना एनर्जी हमने यूटिलाइज किया उतना ही सेम एनर्जी दूसरी जगह हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने अपनी एनर्जी लगाई किसी टेबल को धक्का देने में, जितनी एनर्जी हमने टेबल को धक्का देने में लगाई है उतना ही टेबल का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, ठीक है। अगर हम कम एनर्जी लगाते हैं तो कम डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी होती है ऑलवेज रिमेन द सेम। सिंपल सी बात है, हम ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं, हम जनरेट भी नहीं कर रहे हैं, हम जो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा वो सेम बनी रहती है। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही जो है आपका कंजर्वेशन। आप समझ गए होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं यूज टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी, जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए, डायनमो क्या होता है। डायनमो एक इक्विपमेंट होता है, एक मशीन होता है, वो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की, काइनेटिक और पोटेंशियल होती है। मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनमो कन्वर्ट कर देता है। दूसरा देखिएगा कैंडल, ठीक है। कैंडल केमिकल एनर्जी को जो है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, एग्जाम में बहुत बार आता है कि केमिकल जो है वो कैंडल क्या है, उसको वो जो केमिकल एनर्जी होती है, जो मोम होता है, उसको पिघला के वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। साउंड एनर्जी को माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, उल्टा करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल में, लेकिन लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में क्रिएट कर देता है। आप ध्यान से एक बार सुन लेंगे, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जो आपके घटना चक्र में नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ वो सारी चीजें कवर हो जाए, ताकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी ना छूटे, ठीक है ना। अभी यूपीएससी है, उसके बाद बीपीएससी आएगा। बीपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से आते हैं, आपके यूपीपीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से आते हैं। तो ये चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइन्यूट चीजें पूछ लेता है। अभी पूछ लेगा
देखिएगा माइक्रोफोन जो है कैसे वर्क करता है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी भी ऑप्शन में होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जबकि जो लाउड स्पीकर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर सेल की बात करें तो क्या होता है, सोलर एनर्जी को जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर पैनल्स हमने पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, देखा होगा आपने, तो वो सोलर एनर्जी को क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, देखिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है लाइट एनर्जी में, हमें लाइट मिलती है, अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, हमें लाइट मिल रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सर्किट से एनर्जी उसमें जा रही है वो लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है। इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है, वो भी वही काम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। अब जो ट्यूब लाइट है उसमें से हीट तो नहीं निकलती, लेकिन बल्ब जो है बहुत गर्म होता है उसमें से हीट निकलती है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बैटरी क्या करता है, बैटरी में केमिकल्स होते हैं। कौन सी केमिकल बैटरी में यूज होता है आप मुझे बता सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। तो जो बैटरी होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और आपका सितार जो है, वो सितार समझ रहे हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को जो है आपका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया आपका। तो एक बार हम अब यहाँ पे इसको कवर करेंगे। देखिए इसमें क्या है, एनर्जी ऑफ द विंड। ठीक है, विंड की एनर्जी क्या है, हवा की एनर्जी क्या है, वो आपका काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, विंड बह रही है, हवा बह रही है, और मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी उसकी काइनेटिक्स मतलब स्पीड या इसकी वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है। हवा अगर स्टैंड स्टिल हो, चल ना रही हो कहीं हवा, तो क्या कोई एनर्जी होगी उसमें, लेकिन जब हवा चलती है तो उसकी स्पीड की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ईजी हो गया होगा ये आपके लिए। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन मूविंग ऑब्जेक्ट और मास। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई मास, तो उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, ठीक है, ऑफ द विंड और विंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन विंड पावर विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द टर्म विंड एनर्जी और द विंड पावर डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द विंड इज यूज्ड टू जनरेट द मैकेनिकल पावर। ठीक है, विंड का हम यूज करते हैं मैकेनिकल पावर को जनरेट करने में या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। जो विंड टर्बाइंस होते हैं, कहाँ पे है विंड टर्बाइन ज्यादा, आप तमिलनाडु चल जाइए, आप गुजरात के कोस्ट पर जाइए, जिससे चिड़ियों की बहुत ज्यादा मौत हो रही है। चिड़िया जो है उसी के जो आपका जो टर्बाइन होता है उसी से, जो उसमें पंखुड़ियाँ लगी होती हैं जिससे वो घूमता है, जैसे हमारा पंखा होता है 3 पत्तियां लगी होती है, ऐसे उसमें भी ब्लेड्स लगे होते हैं, तो ब्लेड से बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं वो जो है मर जाते हैं कट के। तो विंड जो टर्बाइंस होती है वो काइनेटिक एनर्जी को जो है, काइनेटिक एनर्जी जो विंड में होती है उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, दिस मैकेनिकल पावर कैन बी यूज्ड टू फॉर द स्पेसिफिक टास्क सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए हम जो है आते हैं ना गेहूं पिसवाने, या इस तरीके से कोई ग्राइंडिंग करने के लिए, या फिर पंपिंग द वाटर। पंपिंग सेट होता है गांव में, देखा होगा पानी के खेतों में, तो पंपिंग वाटर को पंप करने के लिए, या फिर जनरेटर में। ठीक है, इसको जो है हम मैकेनिकल पावर से को इलेक्ट्रिकल पावर में हम कन्वर्ट कर पाएंगे इससे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड। ठीक है, अगर आप बैठे होंगे आराम से, कभी ट्रेन झटके से इंजन स्टार्ट हुआ होगा तो क्या करते हैं आप, आगे एक बार से करके पीछे झुक जाते हैं। बिल्कुल आपका जो सर है वो किस में लग जाता है, जो सीट होती है उसमें। होता है कि नहीं होता है, बसों में होता है, ट्रेन से होता है, आप अपनी व्हीकल से जा रहे हैं उससे होता है। तो ये चीज़ क्यों होती है, ये होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। किसकी वजह से होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इसको अभी हम देखेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहले हम जो है देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन जो है करना ज़रूरी है, तो उसको हम पहले करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो न्यूटन का लॉ होता है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन इज द फादर ऑफ द फिजिक्स, एस्टैब्लिश्ड द लॉ ऑफ द मोशन। ठीक है, इनकी एक बुक है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपिया। कौन सी बुक है, प्रिंसिपिया, मतलब प्रिंसिपल जानते हैं ना, सिद्धांत, तो उन्हीं की बुक एक है प्रिंसिपिया। लैटिन लैंग्वेज में है ये, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, इसका लैटिन नाम है ये, और 1687 में लिखा गया था। ठीक है, प्रिंसिपिया। ठीक है,
याद नहीं करना है आपको 1687, आपको बस याद करना ही, फादर ऑफ फिजिक्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया था न्यूटन ने। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनर्शियल स्टेज ऑफ रेस्ट और द मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। सिंपल सी बात है, जितनी भी बॉडी हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो अपने इनिशियल स्टेज को मेंटेन करना चाहती हैं, मेंटेन करती हैं। इनिशियल स्टेज का क्या होता है, कोई चीज़ रेस्ट में है, वो इनिशियल स्टेज है। आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका जो है कोई टेबल है ना, प्रिंटर है, कोई भी चीज़ रखी हुई, कोई टॉय है, कुछ भी रखा है, वो क्या है, वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में, अपने ही पोजीशन में है, वो रेस्ट के पोजीशन में है, ठीक है, वो रेस्ट की ही पोजीशन में रहती है। रेस्ट और मोशन with uniform speed on a straight line unless an external force act on it। वो एक यूनिफॉर्म मोशन में तब आएगी जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जब तक कोई भी चीज़ आप तक देख लीजिए, रख दीजिए। अब जो है अलग अलग सी बातें होती हैं, वो बातें छोड़ के जो अगर हम साइंस की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, फिजिक्स में आ जाएं, तो आप देख लीजिए कोई चीज़ जहाँ रखी है उसको अगर हम मूव नहीं करते हैं तो वो मूव नहीं होती है। अब आपने हाथ से तो हिलाया नहीं, लेकिन पंखा चला दिया, आपका पेपर उड़ गया, तो इसका मतलब है कि पंखे के भी कोई फोर्स लगा है, कोई प्रेशर दिया है, तब वो उड़ा है वहाँ से। अदरवाइज अगर कोई प्रेशर नहीं होता तो जो चीज़ जहाँ है वहीं वो पड़ी रहती। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है, या फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको पहली लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब हमें जानना है कि इनर्शिया क्या होता है। तो देखिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेस द चेंजेस इनिशियल स्टेज, ठीक है ना, ऑफ द रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए, इनर्शिया क्या होती है कि कोई बॉडी होती है, वो चाहती नहीं है कि मुझे जो है अपने स्थान से हटाया जाए, ठीक है, वो उसी स्थान पे रहना चाहती है। वो कोई फोर्स लगाओगे तो वो चाहती नहीं है कि वो मूव करे, इसीलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और उसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, या कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, या जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया मतलब जड़त्व, जड़त्व मतलब जड़। जड़ मतलब क्या होता है, पेड़ का जो जड़ होता है वो एक ही जगह फिक्स होता है ना, वो उखड़ के तो जाता नहीं है, और वो फिक्स होता है, उसको उखाड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे ही किसी चीज़ को मूव कराने में भी बड़ी फोर्स लगता है, बहुत मेहनत लग जाती है। तो इसीलिए लगती है क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे मूव करना नहीं चाहता। और वही हमारा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे है ये क्वेश्चन, देखिए ये है कि हाँ, as the train starts moving, the head of the passenger sitting inside the lean to backward side, ठीक है, बैकवर्ड साइड में लीन हो जाती है। ये जो है आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होती है। वो अपने जड़त्व की स्थिति में था, लेकिन जब उसको धक्का लगा, क्योंकि इंजन आगे बढ़ी तो उसको भी पुश हुआ, तो फिर क्या होता है कि वो अपना सर जो है उसका बैक में लग जाता है, उसके जो सीट होती है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, समथिंग रेफर्ड एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया समथिंग नहीं, हमने देख लिया कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, विच स्टार्ट्स दैट एंड स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट stay at the rest and in motion remain in the motion with same speed and the same direction unless acted upon by an unbalanced force। अगर हम जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई चीज़ जिस स्थिति में उसी स्थिति में रह जाएगी। When a train suddenly starts, the passengers tends to fall backward, ठीक है। This is because the lower part of the body which is in contact with the train begins to move while the upper part of the body tends to remain in position. As the result, the upper part tends to fall backward, ठीक है। लोअर जो पार्ट होता है, जो आपका बॉडी का लोअर पार्ट होता है, वो क्या होता है, लोअर पार्ट जो है वो क्या होता है, वो मोशन में होता है, ठीक है ना। लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट क्या होता है, वो कांटेक्ट में होता है ट्रेन के, ठीक है ना। तो लेकिन अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक अपना पोजीशन मेंटेन किया रहता है, और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है वो पीछे जो है जाने की टेंडेंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब देखिए एक असर्शन और रीजन है। असर्शन में है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिस्टलिंग। दूसरा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मूवमेंट कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें है बी आपका, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे देखते हैं, देखिए क्या है कि मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल ऑन एनी फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर कोई सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस हो, उसमें फ्रिक्शन ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, क्या आप चल पाएंगे उस पर,
जैसे हम क्यों बनवाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि कोई जो है वो होता है फर्श, मान लीजिए फर्श, ठीक है, तो आप मार्बल लगवाते हैं फर्श पे, मार्बल जब लगवाते हैं उसकी बहुत घिसाई करवाई जाती है, तो घिसाई करवाने पे क्या होता है कि वो बहुत स्मूथ हो जाता है, स्मूथ हो जाता है तो आपको चलने में शाइनिंग होती है उसमें, या फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल। लेकिन अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो आप अपना पैर रख ही नहीं पाएंगे, आप स्लिप हो जाएंगे, ठीक है, तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा फ्रिक्शन। इसीलिए रोड्स जो होती है, देखिए रोड्स बहुत दरदरी बनाई जाती हैं थोड़ी सी, और ताकि जो एकदम गड्ढा भी ना हो लेकिन थोड़ा दरदरा होता है, ताकि गाड़ियां मूव कर पाए, स्मूथली मूव कर पाए। अब एकदम से बिल्कुल स्लिपरी बना देंगे, आप बताइए आप मार्बल के फर्श पे गाड़ी चलाइए तो देखिए कितनी बैलेंस गाड़ी चलेगी, नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग हो जाता है। मूवमेंट इज प्रॉपर्टी दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मास एंड मोशन, ठीक है, मास और मोशन की वजह से मूव होती है। हेंस व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इट्स मूवमेंट कैन नॉट चेंज, ठीक है, तो इसका मूवमेंट चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने किया था इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने पहला लॉ कर लिया था जो न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। इनर्शिया हमने देख लिया था कि जड़त्व का नियम है, अपनी जो जगह है वो कोई जो है वस्तु छोड़नी नहीं चाहती, छोड़ा नहीं चाहता, इसलिए उसको छोड़वाने के लिए वहां से प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में भी होता है, वो क्या होता है अपनी रेस्टिंग पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता, उसको जब मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत वो करना नहीं चाहता, वो रेस्टिंग पोजीशन में रहना चाहता है क्योंकि उसको उसमें आराम मिलता है, ठीक है। सेम चीज़ किसी ऑब्जेक्ट पे भी लगता है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया सेम एग्जाम्पल ऑफ, जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे। किसकी एग्जाम्पल्स? हाँ, देखिए इसमें क्या है, व्हेन देखिए इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी दो तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन में भी होता है तो भी वो मोशन से रुकेगा नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। एक जो फ्रिक्शन होता है वो भी एक तरह का फोर्स होता है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ, जैसे बॉल आपने अगर जो है लुढ़काई तो कुछ देर बाद बॉल अपने आप से रुक जाता है। मैंने कहा कि जब तक कोई चीज़ मोशन में रहता है वो भी नहीं रुकता जब तक कोई प्रेशर अप्लाइड नहीं होता है, तो उस पर आपने टच नहीं किया लेकिन फिर भी वो कुछ देर बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो अप्लाइड हो रहा है उसके ऊपर, तो कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है ठीक है। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल हैं किसकी, इनर्शिया के, जैसे व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर बेंड बैकवर्ड। अभी हमने देखा जस्ट कि कोई जो है कार चलती है तो नीचे वाला पोर्शन कार के साथ ही मूव करता है, लेकिन बॉडी जो है, जो अपर बॉडी होती है वो इनर्शिया के फेज में होती है और वो पीछे की तरफ जो है ढुलक जाती है बॉडी हमारी। और दूसरा है व्हेन अ रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली द राइडर ब्लेंड्स फॉरवर्ड, ठीक है। जो रनिंग हॉर्स होता है जब अचानक से रुकता है तो एग्जाम्पल जो एग्जाम में आ सकता है कि वो फॉरवर्ड जो है बेंड करेगा या बैकवर्ड बेंड करेगा। तो देखिए वो फॉरवर्ड बेंड करता है, आगे की तरफ हो जाता है, जब रुक जाता है तो आगे की तरफ जो है राइडर झुक जाता है, क्योंकि उसका, अब ये आप मुझे बता दीजिए कौन सा पोर्शन जो है वो मोशन में था और कौन सा रेस्ट में था, ये बता दीजिएगा। When a coat or blanket is beaten by the stick, the dust particles are removed, ठीक है। तो ये सारे जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है, डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाता है क्योंकि हमने उस पर प्रेशर दिया, डस्ट पार्टिकल रिमूव हो गया, ठीक है। फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, पहला जो है लॉ है वो फोर्स का डेफिनेशन देता है हमारा। तो एग्जाम में आ गया कि जो पहला लॉ है न्यूटन का वो किसका जो है डेफिनेशन देता है, तो फोर्स का देता है। फोर्स जब तक अप्लाइड नहीं हो तब तक कोई चीज़ मूव नहीं करेगी। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन एक्ट्स ऑन एनी बॉडी changes or try to change the initial state or rest or motion with uniform velocity of the body। तो अब फोर्स का डेफिनेशन हमें मिल गया। फोर्स क्या होता है कि फोर्स कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड की जो है आपकी बॉडी को उसको चेंज कर सकता है। कैसे? उसकी जो इनिशियल स्टेज है वहाँ से वो उसको बदल सकता है, या उसकी जो मोशन में है वो है ना, रेस्ट में है या मोशन में है, उसको वो चेंज कर सकता है, वो है फोर्स, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, अभी हमने जस्ट कवर किया। अभी हम देखेंगे जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन हम पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन द रोड बिकॉज, ठीक है। अब देखिए आइस है तो बहुत स्मूथ है, इस पर तो हम वॉक कर सकते थे, ठीक है, स्मूथ है क्योंकि आपको चाहिएगा कि स्मूथ है तो हम वॉक करेंगे, लेकिन अब फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन बहुत कम है यहाँ पे,
तो देखिए आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। रोड में ज्यादा फ्रिक्शन होता तो हम मूव कर सकते हैं। अब गाड़ी चलाइए आइस पे, कितनी देर चल पाएगी? मूव नहीं कर पाएगी, फ्रिक्शन नहीं है, गाड़ी पलट जाएगी आपकी। तो आइस जो है वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए जो है वो मूव नहीं करेगी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन द रोड बिकॉज आइस हैज अ ग्रेटर लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। ठीक है, रफनेस ऑफ रोड सर्फेस गिव्स यू मच फ्रिक्शन फोर्स विच इनेबल्स यू टू मूव फॉरवर्ड ऑन द रोड। ठीक है, फ्रिक्शन देता है जिससे आप मूव कर पाते हैं। अब हमें कंसीडर करना है, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, चूज द करेक्ट कंक्लूजन। तो उसमें हमें करेक्ट कंक्लूजन चूज करना है। इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो लोडेड कार्ट होता है उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, बहुत धक्का लगाना पड़ता है उसको मूव कराने के लिए। लेकिन अगर वो मूव कर रही हो तो उसमें उतना प्रेशर नहीं लगता। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, वेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, व्हीकल टेंड्स टू स्लिप इनिशियली। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा है आपका देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, और क्या है आपका है पार्टिकल मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो ये सब गलत हो गया। प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लेस फ्रिक्शन वंस द कार स्टार्ट्स मूविंग। फ्रिक्शन कम हो जाता है, पहले तो है अपनी जड़त्व की स्थिति में रहता है, उसको धक्का देना पड़ता है उसको वहाँ से हटाने के लिए, लेकिन जब एक बार वो मूव करना शुरू करे तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेस ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब उसकी जगह की वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है देन द काइनेटिक फ्रिक्शन दैट स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स, वंस यू स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग द फ्रिक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम द स्टैटिक फ्रिक्शन होल्डिंग द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेस। ठीक है, जब कोई चीज अपनी जगह पे है, वो होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है उसको, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। लेकिन आप जब मूव कराने लग गए तो फ्रिक्शन जो है, जो आपका होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, you have seen this in trying slide a heavy box. ठीक है, heavy box को slide जब करते हैं across the floor, it may be very difficult to move, but once it starts sliding, it is easier to push. Sorry. देखिए होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप कभी घर वर शिफ्ट करते होंगे या कोई चीज़ अपना जो होम डेकोर है उसको इधर उधर कुछ चेंज करते होंगे, तो आपने कोई अलमीरा है, कोई आपका सोफ़ा है, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करते होंगे। सोफ़ा को इनिशियली पुश करके दूसरी जगह पे पहुंचाना बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सोफ़ा अपनी जगह पे प्लेस्ड है, उसको दूसरी जगह मूव कराना टफ हो जाएगा। होता क्या है, क्योंकि वो अपने स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। एक बार सोफ़ा मूव होना शुरू हो गया तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा और इसलिए सोफ़ा आसानी से मूव हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब हम एक बार और देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ ऑफ मोशन मैंने देखा कि कोई चीज़ जब मूवमेंट में है या कोई चीज़ स्थिर है तो उसको मूव वो तभी करेगा या रुकेगा तभी जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। इसी से फोर्स का जो है, फोर्स का हमें पता चलता है कि फोर्स क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से फोर्स का पता चलता है। जड़त्व का नियम भी यही है। जड़ तो क्या होता है आपने देख लिया, अपनी जड़ को छोड़ना बहुत कठिन होता है, उसके लिए बहुत फोर्स देना पड़ता है। दूसरा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force on a body and takes place in a direction of force। ठीक है, मतलब कि जो कोई फोर्स है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी बॉडी को मूव कराने के लिए, ठीक है, जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम यानी कि कितना दूर तक वो मूव कर रहा है उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना दूर तक मूव कर पाएगा। इंजन भी ऐसे ही है, जितना इंजन में पावर होगी उतना ही मूव करा पाएगा। इंजन रोक दे कहाँ मूव करेगी। ऐसे जितना देर तक हम वो चीज़ धक्का देंगे, जितना प्रेशर लगा के धक्का दिए हैं, बॉल को जितना तेज आपने फेंका है अपने हाथ से उतना ही दूर जाके गिरेगी। आपने जितना फोर्स लगाया, एक बच्चा फेंकेगा वो कम फोर्स लगा पाएगा, कम दूर तक बॉल गिर जाएगी। अगर एक कोई जो है अडल्ट पर्सन उसको फेंक रहा है तो शायद बहुत तेज फेंक पाए, है ना। या फिर हम लॉन्चर से हम कोई चीज जो है करवा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उसको फेंकता है, ठीक है, और वो जो है हमारा जो ग्रेविटी होता है उसको पार कर देता है अर्थ की, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है, तो बहुत ज्यादा फोर्स होता है उसमें, ठीक है। तो मतलब क्या, जितना फोर्स उतना ही डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स जो होगा, ठीक है, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा और एम होता है मास, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, है ना, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, बॉल कितना भारी है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा मास, ठीक है, फोर्स, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो मैग्नीट्यूड और जो है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो बता देता है। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है इज कंटेन इन द सेकेंड लॉ, ठीक है, फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहता है। अब थर्ड लॉ न्यूटन का क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल अपोजिट रिएक्शन, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है हमें। जैसे एग्जाम्पल है थर्ड लॉ का, देखिए मोशन ऑफ रैकेट, ठीक है, उसको जितने दूर तक हम जो है जितना फोर्स लगाएंगे उतने दूर तक मूव करेगा। स्विमिंग, ठीक है, ये सब थर्ड लॉ है। वाइल ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक है, पानी, कुएं से पानी निकालना। या फिर इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स अप एंड मैन ड्राइंग वाटर फॉल्स बैक, अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो जो पानी भर जा रहा है वो पानी गिर जाएगा। तो ये जो है आपकी न्यूटन थर्ड लॉ पे है, ठीक है, ये हमारा हो गया, तीनों लॉ हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, अ मैन जम्प्ड एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो जंप कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम अ स्टेशनरी बोट, एक स्टेशनरी बोट है, एंड द बोट मूव्ड ऑफ विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड से वो जो है क्या कर रहा है, एक आदमी जंप कर रहा है एक स्टेशनरी, एक खड़ी बोट से, एंड द बोट मूव्ड ऑफ, बोट जो है मूव कर जाती है 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन द मास ऑफ द मैन, तो बोट का जो मास है वो कितना ज़्यादा था मैन के मास से, तो देखिए ये होगा जो है 10 टाइम्स। कैसे, देखिए अगर मैन का मास हम m माने और बोट का मास हम n मान लेते हैं तो क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, बोट का मास, ठीक है, मोमेंटम ऑफ बोट प्लस मोमेंटम ऑफ पर्सन, ठीक है, तो जो है मोमेंटम ऑफ पर्सन जो है क्या था, मोमेंटम ऑफ पर्सन और बोट, अगर मूवमेंट कोई चीज़ मूव नहीं हुई है तो उसका मोमेंटम जीरो है, मूव हो जाएगी तो जीरो नहीं हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन जो मूव होने से पहले जो मोमेंटम थी वो जीरो थी। तो मोमेंटम ऑफ बोथ आफ्टर जंप, ठीक है, जब आदमी जंप कर दिया तो मोमेंटम हो गया दोनों का भी, आदमी का भी हो गया, बोट का भी हो गया, तो मैन का कितना था, m इंटू 5 हो गया, माइनस जो बोट का कितना था, n इंटू 0.5 था, ठीक है, हमने प्लेस कर दिया वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, सॉल्व कर लिया हमने, 10 आ गया हमारा, तो सिंपल है, 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया बोट का जो आपका मास है मैन के मास से, ठीक है। अब देखिए इसमें, अ ट्रक, अ कार एंड मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, तीनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। इफ equal stopping force are applied and they stop after traveling a distance of x y z respectively, then क्या होगा, अगर जो है इक्वल फोर्स हमने इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स अगर अप्लाई किया जाए तीनों पे, तीनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ठीक है, दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, कितने दूर डिस्टेंस पे वो ट्रेवल करने पे स्टॉप हो जाएंगी, एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स जो है कम होगा ज़्यादा होगा, कौन सा किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो देखिए तीनों बराबर होगा, तीनों ही बराबर होगा, ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस है तीनों की बराबर होगी। देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड इक्वल स्टॉपिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम, देन दे वुड स्टॉप एट द सेम टाइम। इसको फोर्स से उसके मास कितना है, मोटर है, एक ट्रक है, एक कार है, उससे मतलब नहीं है, आपने इक्वल, उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी, आपने इक्वल फोर्स लगा दिया तो वो चीज़ वहीं पे रुक जाएगी, वो जो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार विच इज एट रेस्ट, वो अपने इनर्शिया वाले पोजीशन में है, जड़त्व में है, वो रेस्ट में है। द रिएक्शन फ्रॉम द रोड, ठीक है, द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ 4 व्हील्स ऑफ अ कार इज आर। When the car runs on the straight level road, how will the reaction at either of the front wheel vary? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, IAS का क्वेश्चन है, तो देखिए इट विल बी लेस देन आर, आर से जो है कम होगा, ये लेस देन आर होगा, इट विल बी लेस देन आर। देखिए जो डायनामिक फ्रिक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एडहेशन रिएक्शन एंड लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो जो डायनामिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो प्रोपोर्शनल होता है एडहेशन फ्रिक्शन से और कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से,
ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है और एडिशन फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है इट विल बी लेस देन आर, आर से जो है कम होगा। ठीक है, आर से कम होगा, यानी कि ये जो आपका है, हाँ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे जो है कम होता है तो कम हो जाएगा आर से, है ना। नेक्स्ट हमारा है एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ऑयल जो है आपका टैंकर है वो आधा ही भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है, ज़्यादा भरा नहीं है, वो एक लेवल रोड पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। द फ्री सर्फेस ऑफ ऑयल देन, द फ्री सर्फेस ऑफ ऑयल देन क्या होगा, ये जो है अज्यूम्स द पैराबोलिक कर्व। ठीक है, ये पैराबोलिक कर्व अज्यूम कर लेगा। व्हेन एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन अज्यूम्स पैराबोलिक फ्लो। ठीक है, तो जो ऑयल होगा, समझिए बात को, जैसे मान लीजिए ये जो आपका यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, ये है, हाँ ये है, तो अब ये जो है जा रहा है, तो जो पाथ होगा ऑयल का वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, पैराबोलिक उसमें होगा। ठीक है, ऑयल का सरफेस जो उसके टैंकर के अंदर ऑयल भरा है उसका जो है पाथ कैसा होगा, वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंसीडर करना है स्टेटमेंट को। ठीक है, इसमें क्या है, 4 व्हील व्हीकल है, एक 4 व्हील की व्हीकल है, मूविंग ऑन अ शार्प सर्कुलर पाथ एट अ हाई स्पीड, एक शार्प सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, एक 4 व्हील की व्हीकल है। क्या होगा, ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील्स, ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील्स। ठीक है, या फिर स्किड आउटवर्ड्स और स्किड इनवर्ड्स। तो देखिए क्या होता है, वो ये हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, मतलब टर्न हाँ, ओवरटर्न अबाउट इनर व्हीकल पे वो टर्न कर जाएगा, स्किड आउटरवर्ड्स, स्किड हो जाएगा आउटरवर्ड्स, और जो है इनर आपका व्हील पे वो ओवरटर्न हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसको यहाँ से देख लीजिएगा, फॉर्मूला है ये, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए करेक्ट इक्वेशन क्या होता है, आपको अभी जस्ट मैंने बताया था क्या होता है, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, या फिर अगर ए टी को इधर ले आएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो a को हम ले आएंगे तो v माइनस यू अपॉन टी। तो आपको एक चीज याद रखना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब a को आपको निकालना है तो आप कैसे भी इधर उधर करके निकाल सकते हैं, t को निकालना हो, u के निकालना हो। ठीक है, v अगर आपको पता है या कोई भी एक पता है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू याद कर लीजिए, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी याद कर लीजिए, तो आपको चीजें निकल जाएंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, b क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होता है, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, a एक्सेलरेशन, t टाइम होता है। तो ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे मूवमेंट अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।